हम बढ़ रहे हैं अगली खबर की तरफ और ये खबर है बहुत बड़े खुलासे की। मैं हूं विकास भदौरिया और मेरे साथ हैं रोमाना। हम ये खबर आपके सामने दिखा रहे हैं जो ड्रग्स आर्यन केस से जुड़कर अब राजनीतिक लड़ाई और एक दूसरे की कलाई खोलने में जुट गई है। लेकिन एबीपी न्यूज़ ने जो व्हाट्सएप चैट के जरिए खुलासा किया है वो खुलासा बहुत बड़ा है। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है। जाली नोट को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों को डीआरआई ने गलत बताया है। डीआरआई के सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर 2017 में 14 करोड़ नहीं बल्कि 10 लाख के जाली नोट पकड़े गए थे। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और एक आरोपी 1 साल तक जेल में रहा था। तब इस केस की जानकारी एनआईए को भी दी गई थी। नवाब मलिक ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े के डीआरआई में रहते हुए 14 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए थे, फिर भी उन्होंने आरोपियों को छोड़ दिया था। और अब डीआरआई ने इस पूरे मामले को गलत बताया है और नवाब मलिक के आरोप को गलत बयानी करार दिया है। जाली नोट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। डीआरआई ने ये बयान जारी किया है। जब नोटबंदी हो गई पूरे देश में जाली नोट, चाहे पंजाब हो, 2000 के 500 के जाली नोट पकड़े जाने लगे। मध्य प्रदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे। 8 अक्टूबर 2017 तक लगभग 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट का एक भी मामला सामने नहीं आया, क्योंकि देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल इस महाराष्ट्र में चल रहा था। 8 अक्टूबर 2017 को डायरेक्टर इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने बीकेसी में एक छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया। तो ये महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नवाब मलिक। ये जाली नोटों को लेकर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कटघरे में ये डीआरआई से लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक को खड़ा कर रहे हैं। और इस पर अब डीआरआई सूत्रों के हवाले से खबर कि नहीं, 14 करोड़ 56 लाख की बरामदगी हुई ही नहीं थी, बरामदगी 10 लाख की हुई थी। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा मौजूद हैं और सूरज बताएंगे कि डीआरआई सूत्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक ने तो आरोप बड़े बड़े लगा दिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये आरोप लगाए गए थे नवाब मलिक के द्वारा कि करोड़ों के पैसे पकड़े गए थे लेकिन आरोपियों को छोड़ दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो डीआरआई ने अधिकारी, जो सूत्र हैं डीआरआई के और उस समय जो अधिकारी उस कार्रवाई में शामिल थे, उन्होंने एबीपी को जानकारी ये दी है कि उस वक्त करोड़ों के ड्रग्स नहीं थे बल्कि लाखों के थे। करोड़ों के नोट्स नहीं थे, लाखों के नोट्स थे, जिसमें से 10 लाख का जो नोट था वो FICN था, मतलब फेक इंडियन करेंसी नोट। और उसके अलावा जो 32 लाख रुपए मिले थे वो टॉय नोट थे, मतलब जो बच्चों के खेलने वाले नोट होते हैं वो नोट थे। इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि करीब 1 साल तक जेल में थे। साथ ही जब भी FICN के मामले आते हैं तो जो एक प्रोटोकॉल है, एक SOP है, उस SOP के आधार पर सूरज ओझा, इसी मामले में रियाज भट्टी ये नाम ले रहे थे ना, नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री। इसी रियाज को लेकर नवाब मलिक की तरफ से कहा गया कि साहब इसको 2 दिन में छोड़ दिया गया। तो क्या डीआरआई सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि उस दौरान जब डीआरआई की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं 14 करोड़ 56 लाख नहीं, वो 10 लाख तो जाली नोट थे, और आप जैसा बता रहे हैं कि 32 लाख बताया जा रहा है बच्चों के खेलने वाले जो नकली नोट होते हैं वो नोट थे। तो क्या उस मामले में जिन 3 आरोपियों का जिक्र डीआरआई सूत्र कर रहे हैं उसमें रियाज का नाम भी है या नहीं? रोमाना, मैं आपको तीनों आरोपियों के नाम बताता हूं। उन 3 आरोपियों के नाम है हाजी शेख, अलीम और रेहान। इसमें कहीं पर भी रियाज भाटी का नाम नहीं है। ये 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 10 लाख की फेक इंडियन करेंसी नोट थी जिसे FICN का केस कहा जाता है। साथ ही 32 लाख की बच्चों की खेलने की नोट थी। चूंकि एक SOP है, कहीं भी देश में अगर FICN की नोट मिलती है तो उस मामले की जानकारी NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दी जाती है, क्योंकि ये राष्ट्र सुरक्षा की
की बात आती है, FICN की नोट किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी पे अटैक करती है। इस वजह से NIA को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है ताकि इसकी जांच अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे की जा सके, क्योंकि उस नोट की ये भी चेक की जाती है कि वो नोट कितना प्योर है, मतलब कितना असली दिखता है। अगर ज्यादा असली दिखता है तो उसमें शक कई बार आता है कि वो पाकिस्तान में भी छपी हो सकती है, नेपाल के माध्यम से जो इंडिया में आती है। तो तमाम तरह की चीजें होती है जिस प्रोटोकॉल को उस वक्त DRI ने फॉलो किया। अगर जो बात की जा रही है कि आरोपियों को छोड़ दिया गया, तो DRI के सूत्र बताते हैं और जो उस कार्रवाई में उस वक्त वहां मौजूद थे वो ये बताते हैं कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, तीनों को 1 साल तक जेल में थे, जिसके बाद ही वो बाहर आ पाए। जी सूरज, आप इस खबर पर बने रखिए, जो भी अपडेट होगा सूरज के जरिए आप सबसे पहले ABP न्यूज पर देखेंगे। लेकिन असली कहानी तो ABP न्यूज के पास है, वो है तथ्य और सबूत, और वो सबूत हैं आर्यन ड्रग्स केस के पीछे, पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था वसूली का, उससे जुड़ा हुआ। और नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं उनको लेकर देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई है, वो आपको सुनवाएंगे। और देखिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है। नवाब मलिक के आरोपों पर फडणवीस ने पलटवार किया है। फडणवीस ने ट्वीट कर नवाब मलिक को जवाब दिया है, और जवाब क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आने ही वाला है। I learned long ago never to wrestle with a pig. You get dirty and besides the pig likes it. ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक कहावत है जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है, और ट्वीट करके वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि साहब मैं उस स्तर पर उतरकर नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि आरोपों का जवाब देना मतलब कीचड़ में पत्थर फेंकना जैसा होगा, उससे कीचड़ अपने ऊपर ही उछलकर आता है। मैं इसका शाब्दिक जो है अर्थ वो नहीं कर रही हूं, ट्रांसलेट नहीं कर रही हूं, लेकिन एक तरीके से मैं आपको इसका सेंस बता रही हूं। तो ये आपत्तिजनक एक तरीके से बात उन्होंने जो कही है, और कुल मिलाकर ये मामला जो है वो अंग्रेजी में एक शब्द है ना, पॉलिटिकल स्लग फेस्ट। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला अब एक राजनीतिक घमासान जैसा ज्यादा नजर आ रहा है। मामला शुरू होता है क्रूज ड्रग्स केस से, लेकिन देखिए इस मामले में किस तरीके से पहले जो अफसर थे उनके परिवार से होते हुए उसके बाद ये मामला पूरा सियासी हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी के ड्रग पेडलर से संबंध, नवाब मलिक इस तरीके के आरोप लगा देते हैं, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस सामने आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो नवाब मलिक हैं उनके अंडरवर्ल्ड से संबंध होने की बात करते हैं, और आज नवाब मलिक फिर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधे सीधे जाली नोटों के जरिए दाऊद तक लिंक एक तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सीधे रौनक कुकड़े के पास आपको लेकर चलते हैं और रौनक से समझते हैं कि कुल मिलाकर वो जो अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि पॉलिटिकल स्लग फेस्ट, ये राजनीतिक घमासान का मामला अब ज्यादा नजर आ रहा है। रौनक, जी निश्चित तौर पर रोमाना ये कह सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि नवाब मलिक जिस तरह के आरोप जाली नोटों को संरक्षण देने का पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा देवेंद्र फडणवीस पर लगा रहे हैं, उसके कोई सबूत वो देते हुए नहीं दिख रहे। इसके पहले भी जिस तरह के आरोप समीर वानखेड़े को लेकर भी नवाब मलिक की तरफ से लगातार लगाए गए, उसके ठीक तरीके से सबूत जो है वो देने में नवाब मलिक कामयाब नहीं हुए। ये एक राजनीतिक आरोप इसे कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जब देवेंद्र फडणवीस कल सामने आए थे मीडिया के, और उन्होंने नवाब मलिक पर जो आरोप लगाए कि मुंबई 1993 में जो धमाके के आरोपी थे उनके साथ उनके परिवार ने जमीन खरीदी है, जबकि ये मालूम था कि ऐसे आरोपी जो टाडा के तहत जिन्हें एक्यूज माना गया है, ऐसे लोगों से किसी भी तरह की कोई लेन देन जो है वो नहीं की जाती, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। और ऐसे व्यक्ति के साथ नवाब मलिक के परिवार ने जो है वो बिजनेस पार्टनर यानी उनसे जमीन खरीदी है, तो उन्होंने सबूत दिए थे। लेकिन नवाब मलिक आज जो आरोप लगा रहे वो हवा में तीर चला रहे, उसके जो सबूत उन्होंने उनको देने चाहिए, मीडिया के सामने रखने चाहिए, वो जो है सबूत देने में फिलहाल कामयाब नहीं दिख रहे। जी, तो रौनक कुकड़े जिन्होंने ये खबर सबसे पहले सामने लेकर आई, वो व्हाट्सएप चैट जिसके जरिए बड़े खुलासे किए एबीपी न्यूज़ ने, उस व्हाट्सएप ऑपरेशन के जरिए सबसे जो पुख्ता खबर है वो एबीपी न्यूज़ के स्क्रीन पर है। और इस व्हाट्सएप चैट के जरिए खुलासा हो रहा है कि आर्यन ड्रग्स केस में पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था वो वसूली का खेल चल रहा था। मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी बने हुए हैं। मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं जब मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली है। सबूत एबीपी न्यूज़ ने सामने रखे हैं। ये सबूत मुंबई पुलिस के पास पहले से हैं। बड़ा सवाल यह है कि मुंबई पुलिस इन सबूतों के आधार पर इस वसूली कांड से जुड़ी गिरफ्तारियां कब शुरू करेगी?
विकास देखिए, इसमें एक अड़चन आने वाली है और एक अड़चन मौजूदा बरकरार है। हम मुंबई एसआईटी इस पूरे मामले की जांच तो कर रही है। प्रभाकर सैल का एफिडेविट है। प्रभाकर सैल ने जो जवाब मुंबई एसआईटी को दिया, सेम हुबहू जवाब उन्होंने एनसीबी विजिलेंस टीम को भी दिया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि प्रभाकर सैल जो दावा कर रहा है कि पैसे मुझे मिले, वो व्यक्ति कबूल करे कि हाँ मैंने पैसे दिए। मैं बात कर रहा हूँ पूजा ददलानी की। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से अगर पैसे मिले हैं या दूसरे पक्ष से पैसे मिले, वो कबूल तो करे। आपको याद होगा जब आर्यन खान का जमानत अर्जी मामला था, तब पूजा ददलानी या उनके वकील ने इस बात से नकार दिया था कि हमारा कोई संबंध ही नहीं है। तो पहले वो खुद आकर बताएं या अपनी गवाही दे कि मैंने पैसे दिए हैं, तब मुंबई पुलिस में कोई एफआईआर या कोई केस बन पाएगा। अभी तक तो केस बनने के लिए ग्राउंड नहीं बन रहा है। बिल्कुल एक चीजें सामने आई हैं, पर कहीं न कहीं जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है, शिकायत करता है, ये सामने आया, या दूसरा तरीका है कि पुलिस इस पे सुओ मोटो ले। पुलिस सुओ मोटो कब लेती है? जब सामने आए हैं, लेकिन कोई आकर उन आरोपों को लेकर बात तो आगे रखे। और वो भी वो शख्स जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं, पूजा ददलानी है, जो अभी तक कहती रही हैं कि उनका तो कोई लेना देना है नहीं। अब पूजा ददलानी को सामने आना होगा, सवालों का सामना करना होगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। सूरज ओझा हमारे सहयोगी एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। और सूरज, एबीपी न्यूज पर आज सुबह 9 बजे से हम लेकर आए हैं ये ऑपरेशन व्हाट्सएप, जिसमें क्रूज ड्रग्स केस का सच, क्रूज ड्रग्स केस में पर्दे के पीछे का खेल, हर परत दर परत पूरी तस्वीर दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इसके बाद एनसीबी दफ्तर के बाहर किसी तरीके की कोई हलचल, कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया, सूत्रों के हवाले से कोई खबर जो हाथ लग रही हो? देखिए, हमने इसी चीज़ को लेकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से बात की, लेकिन उन्होंने इस पर किसी भी तरह का कमेंट करने से मना कर दिया। हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट के चलते, मतलब उन्हें शायद मीडिया से बात न करने के लिए कहा गया है, लेकिन उनका रिएक्शन उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने बातचीत करने से अपने आप को दूर रखा हुआ है। साथ ही जो सूत्र बताते हैं कि एनसीबी के भी सूत्र ये मानते हैं कि भाई हमने कभी भी किसी से भी एक्सटॉर्शन की कभी कोशिश नहीं की। साथ ही जो हमने केस किया है, हमारा पूरा केस रिकॉर्ड पर है। इस चीज़ के सबूत हमने कोर्ट को सबमिट किए हैं और कोर्ट ने बाकायदा उन सबूतों को देखने के बाद आरोपियों की कस्टडी हमें दी है। और साथ ही हम इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी इन्वॉल्व किया है, ताकि हमें जो विदेशी लिंक है उसके बारे में भी पता चले। इसी बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो जो मुंबई की एसआईटी की टीम है, उसने भी अपने जांच में यह पाया कि हाँ, इसमें एक्सटॉर्शन हुआ है, एक्सटॉर्शन के पैसे लिए गए, लेकिन उसके तार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े या उनकी टीम तक नहीं जुड़ रहे हैं। ये पूरे तार अभी तक गोसावी तक ही गए हैं, लेकिन पूजा ददलानी को सामने आना पड़ेगा ताकि वो पक्ष रख सकें, वो बात बता सके, वो ऐसी कहानी बता सके कि फिनिक्स मॉल के आसपास जो उनकी मीटिंग हुई थी वो क्या थी। अगर जी सूरज, आप इस खबर पर नजर रखिए। हमारे साथ मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं, रौनक कोकड़े भी और जितेंद्र दीक्षित भी बीच में जुड़ेंगे। अपडेट लेंगे ब्रेक के बाद और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिन पैसों की डिलीवरी की बात प्रभाकर सैल ने की है, क्या वो पैसे प्रभाकर गोसावी के पास से पकड़े गए हैं, और अगर नहीं पकड़े गए तो मुंबई पुलिस इस मामले में अब तक क्या कर रही। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए एबीपी न्यूज पर सबसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। आर्यन ड्रग्स मामले में पर्दे के पीछे वसूली का खेल चल रहा था और उस खेल से जुड़े सबसे बड़े खुलासे एबीपी न्यूज पर हैं। लेकिन नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर हुए और उसके बाद अब नीतीश राणे, उद्धव ठाकरे और नवाब मलिक पर हमलावर हो गए। ड्रग्स केस में महाराष्ट्र की सियासत में वार पलटवार में अब नीतीश राणे भी जुड़ गए हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी ठाकरे जी ने मुंबई में रहने वाले हिंदुओं को बचाया था, और अभी और आज उनका ही बेटा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, और जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट में जो गुनहगार हैं उनका बिजनेस पार्टनर मंत्री उनके ही बेटे के साथ मंत्रिमंडल में बैठा है। अब बाला साहब के स्मृति स्थल पे गौमूत्र डालने का वक्त आ गया है। ये शिवसैनिक करेंगे क्या, या तो ये महान काम मैं ही आने वाले दिन में करने वाला हूं।
दरअसल नीतीश राणे के इस बयान से आपको समझना यह होगा कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान इस मुद्दे पर अब किस तरीके से बढ़ रहा है और निशाने पर अब सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आ गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, नवाब मलिक के दामाद वाले केस में करण सजनानी से एनसीबी की पूछताछ होगी। करण सजनानी एनसीबी ऑफिस पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से नवाब मलिक के दामाद वाले केस में एनसीबी ने अपनी जांच शुरू की है और इसी मामले में करण सजनानी से एनसीबी की पूछताछ। करण सजनानी इस वक्त एनसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।